नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज द लास्ट फ्रंटियर स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। अलास्का के आइल्सन एयरफोर्स बेस पर हथियारबंद गार्ड हवाई पट्टी पर तैनात हैं और एक खतरनाक कैदी को एक संशोधित जेल परिवहन विमान में लाया जा रहा है। कैदी का नाम हैवलॉक है। नकाबपोश, आंखों पर पट्टी और बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद वह किसी तरह आजाद होकर भागने में कामयाब हो जाता है। एक जोरदार विस्फोट होता है जिससे विमान का निचला हिस्सा फट जाता है। अलास्का के जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए कैदी विमान से जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन अंदर बचे लोग विमान के स्थिर होने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों से लड़ते हैं। अंततः विमान एक जमी हुई सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन वहां पूरी तरह से खून खराबा होता है। फेयरबैंक्स, अलास्का में फ्रैंक एक स्थानीय डिप्टी है और अपनी पत्नी सारा और बेटे ल्यूक के साथ अपने परिवार के लिए एक केबिन खरीदने की प्रक्रिया में है। स्टेशन पर वह सभी के लिए डोनट्स खरीदता है, लेकिन डॉनी की पत्नी उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होकर उसे डोनट्स न खाने के लिए कहती है। हालांकि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर के कारण फ्रैंक को वहां से जाना पड़ता है। अधिकारी हच और डॉनी के साथ फ्रैंक दुर्घटना स्थल की जांच के लिए हेलीकॉप्टर से उत्तर की ओर जाता है। जैसे ही वे चक्कर लगाते हैं, उन्हें विमान अस्त व्यस्त दिखाई देता है और एक डिप्टी अभी भी जीवित है। वह फुसफुसाता है, घात लगाओ। तभी कैदियों का एक समूह उन पर टूट पड़ता है। वे डिप्टी को अचानक पकड़ लेते हैं और लड़ाई छिड़ जाती है। दुर्भाग्य से डॉनी के पेट में कई बार चाकू मारा जाता है। फ्रैंक अपनी बंदूक पकड़ता है और वापस लड़ता है। जब बंदूक गिर जाती है तो उसे उनसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक डिप्टी उसे बचाता है और वे हेलीकॉप्टर से वापस बेस की ओर भाग जाते हैं। विमान के गिर जाने की खबर लैंगली स्थित CIA मुख्यालय तक पहुंचती है। वरिष्ठ एजेंट जैक ब्रैडफोर्ड अपनी सहकर्मी से बात करती है और सिडनी स्कोफील्ड को विमान में शामिल करने का फैसला करती है। वह इस मिशन के बारे में जानती है और ऐसा लगता है कि वह एटवाटर प्रोटोकॉल का हिस्सा है। विमान के साथ यह मिशन एक गुप्त ऑपरेशन के रूप में चलाया गया था। डिवीजन ने पाया कि JPATS परिवहन सबसे उपयुक्त कवर प्रदान करता है और इस जेल परिवहन का इस्तेमाल सबसे खतरनाक कैदी हैवलॉक को लाने के लिए किया गया। उसके बाहर होने के बाद ग्रिफिन के पास सिडनी को वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जंगल में वापस आकर फ्रैंक ट्रैफिक को व्यवस्थित करता है और उसे एहसास होता है कि यह JPATS दुर्घटना उनकी समस्याओं की शुरुआत मात्र है। उन्हें इन कैदियों को जल्दी से वापस लाना होगा और इसके लिए एक घेरा और एक कमांड पोस्ट स्थापित करना होगा। साथ ही पास के अस्पताल और फेयरबैंक्स शहर को सूचित करना होगा कि मुसीबत उनकी ओर बढ़ रही है। यह मुसीबत अलग अलग दिशाओं से आ रही है क्योंकि ग्रिफिन सिडनी को फ्रैंक के साथ काम करने के लिए अलास्का भेजता है, जो इस मामले को संभालने का इरादा रखता है। फ्रैंक को एहसास होने लगता है कि यह इतना आसान नहीं है, इस अनियोजित पड़ाव और हैवलॉक के खतरे को देखते हुए। हैवलॉक के साथ जंगल में 17 अन्य कैदी भी हैं। उन्हें वापस लाना जरूरी है। न्याय विभाग वास्तव में सभी यात्रियों की जांच के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन फ्रैंक के अपने सवाल हैं, जैसे कि इस गुप्त अभियान में प्रोटोकॉल को कैसे दरकिनार किया गया और हैवलॉक इसमें कैसे शामिल है। फ्रैंक सिडनी से उसके छिपे राजों के बारे में पूछता है और अगर वह उसे पूरी तरह से नहीं बताती तो दोनों की जान जा सकती थी। 3 साल पहले CIA में एक जासूस के बारे में अफवाहें फैलने लगी। यह आदमी एक वैचारिक गद्दार था जो सरकारी राज बेच रहा था। उसका मकसद अमेरिकी सरकार को अस्थिर और बर्बाद करना था। उस आदमी की जानकारी इतनी खतरनाक थी कि न्याय विभाग ने उसे ढूंढने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। हालांकि यह आदमी असल में एक काल्पनिक पात्र है जिसे CIA ने एटवाटर प्रोटोकॉल नामक एक गुप्त अभियान के तहत गढ़ा था। एजेंसी ने कुछ गद्दारों को तैयार किया था जो दुश्मनों को बाहर निकालने और उन्हें खत्म करने के लिए जानकारी लीक करते थे। इनमें से एक व्यक्ति लेवी टेलर हार्टमैन था, जिसे हैवलॉक के नाम से भी जाना जाता था। सिडनी इस व्यक्ति को हथियारों, भाषा और युद्ध का प्रशिक्षण देने का प्रभारी था। पिछले 2 सालों से हैवलॉक सूचनाओं का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को लुभाने और खत्म करने के लिए करता था, लेकिन पिछले महीने वह गायब हो गया। 2 दिन पहले हैवलॉक को चीन रूस सीमा पर पकड़ लिया गया था। CIA उसे वापस ला रही थी जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ्रैंक को यकीन है कि किसी ने हैवलॉक को विमान में विस्फोटक रखने में मदद की थी। दुर्भाग्य से डॉनी को बहुत गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। फ्रैंक का बेटा ल्यूक स्कूल के ताले तोड़कर चुपके से अपनी प्रेमिका कीरा के साथ केबिन में चला जाता है।
वेनेशिया के दक्षिण में एक टावर से एक SOS सिग्नल प्रसारित होता है। यह ठीक नहीं है, खासकर क्योंकि यह हैवलॉक का काम हो सकता है। जब वेबर वहां एक पुराना कुत्ता चालक है, अलास्का के मानकों के हिसाब से भी एक संत, वह दुर्घटना स्थल से 20 मील दूर एक केबिन में रह रहा है और इसका मतलब हैवलॉक वहां जल्दी पहुंच गया। बदकिस्मती से बाहर एक रेडियो और कुत्तों के पूरे झुंड के साथ हैवलॉक के पास भागने के लिए जरूरी सब कुछ है। जब फ्रैंक और दूसरे अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो हैवलॉक उन पर घात लगाकर हमला करता है। कुछ अधिकारी मारे जाते हैं जबकि हैवलॉक जेब को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए हैं। सिडनी चाहता है कि फ्रैंक गोली चलाए, लेकिन वह एक ज्यादा कूटनीतिक समाधान चाहता है। सिडनी एक कुत्ते को छोड़ देता है और वह उस आदमी की गर्दन काट लेता है। पता चलता है कि वह आदमी असल में हैवलॉक नहीं बल्कि कोई और है। पता चलता है कि दुर्घटना में बचा हुआ पिछला अधिकारी असल में भेष बदलकर हैवलॉक है, जो एक संघीय अधिकारी होने का दिखावा कर रहा था, जबकि असली अधिकारी मारा गया था और उसने जेल की पोशाक पहन रखी थी। बदकिस्मती से फ्रैंक की पत्नी सारा अस्पताल में उसकी देखभाल करने वाली नर्स है और वह सीधे उसके जाल में फंस जाती है। जब फ्रैंक आता है तो हैवलॉक और सारा गायब हो चुके होते हैं। हैवलॉक रेडियो टावर में तोड़फोड़ करता है, जिससे मोबाइल सेवा और इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। फ्रैंक सिडनी से बहुत नाराज होता है और उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। हैवलॉक वॉकी टॉकी पर बात करती है और फ्रैंक को ब्लैकमेल करके उसे अपने अधीन कर लेती है। फ्रैंक जनता के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वह हैवलॉक की धमकियों से अभी भी परेशान है, लेकिन हिम्मत दिखाने और शहरवासियों को सतर्क रहने की चेतावनी देने की पूरी कोशिश करता है। सिडनी को पता चलता है कि हैवलॉक ने एजेंसी के एक बैकअप सर्वर के जरिए उनके डेटाबेस तक पहुंच बना ली है। उसने आर्काइव 6 नाम की एक गोपनीय फाइल चुरा ली है। दुर्भाग्य से एटवाटर प्रोटोकॉल के तहत घातक कार्रवाई से हर दुश्मन को खत्म करने के लिए CIA की यही रणनीति है। अगर यह जानकारी किसी और को दे दी गई या सार्वजनिक कर दी गई तो यह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। इन सब के बीच हेनरी सिकलर नाम का एक कैदी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। फ्रैंक इस बात को लेकर अनिश्चित है कि क्या कुछ और हुआ है, इसलिए वह दूसरे अधिकारियों से स्थिति पर नजर रखने को कहता है ताकि स्थिति और बिगड़ने से बच सके। इसी बीच फ्रैंक को सूचना मिलती है कि एक पड़ोसी ने सारा और हैवलॉक को उनके घर पर देखा है। फ्रैंक दौड़कर वहां पहुंचता है, जहां उसे एक वीडियो कैमरा लगा हुआ मिलता है। फिरौती के टेप के साथ उन्हें लगता है कि हैवलॉक फ्रैंक के कंप्यूटर में सेंध लगाने और मार्शल के डेटाबेस तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। उसके पास एक उड़ान सूची भी है और वह फ्रैंक के कुछ हथियार और कपड़े भी ले गया है। फ्रैंक के लिए छोड़ा गया टेप देखते हुए हैवलॉक को सीट 12A के एक कैदी में दिलचस्पी हो जाती है। अगर उसे सौंप दिया जाता है तो सारा रिहा हो जाएगी। कैदी मिल जाने के बाद फ्रैंक को उसे उसी दिन शाम 4 बजे तक 1 मील उत्तर में मारकर 452 पर पंप स्टेशन 7 पर ले जाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो सारा कभी घर नहीं लौट पाएगी। वह कैदी असल में हेनरी सिकलर है, वही आदमी जिसने पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। फ्रैंक हैवलॉक से बात करने से हिचकिचाता है क्योंकि यह उसके जीवन के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि सिडनी का मानना है कि यही सबसे अच्छा कदम है, क्योंकि जब सिकलर रिहा होगा तो किसी को उसकी याद नहीं आएगी। फ्लैशबैक में सिडनी हैवलॉक को एक बड़े सम्मेलन में विमानन और आस्था पर बात करते हुए देखता है। सिडनी दावा करती है कि वह PMD इंडस्ट्रीज में काम करती है और उसे कॉफी पिलाने की पेशकश करती है। हालांकि हैवलॉक को धोखा नहीं मिलता और उसे एहसास होता है कि यह सब सिडनी के लिए एक बहाना है। वह यह भी जानता है कि वह उसे भर्ती करने आई है। हैवलॉक अड़ा रहता है कि वह CIA में काम नहीं करना चाहता और साफ मना कर देता है। जब वह वहां से निकलता है तो सिडनी किसी को फोन करके पुष्टि करती है कि उन्हें अपना आदमी मिल गया है। ल्यूक और कीरा केबिन से बाहर निकलते हैं और एक ट्रक के पीछे एक कैदी को पाते हैं। दोनों उस आदमी को वापस केबिन में ले जाते हैं और आग जलाते हैं। उन्हें साफ तौर पर पता नहीं है कि यह एक खतरनाक कैदी है और उन्हें लगता है कि वह एक बाघ द्वारा हमला किया गया यात्री है। इस बीच हैवलॉक मुख्यालय को फोन करता है और ब्रैडफोर्ड से बात करता है। उसने उसे एक लिंक भेजा है और मांग की है कि जो व्यक्ति उसकी कॉल ट्रैक कर रहा है वह उसे खोले। उस पर उल्टी गिनती दिखाई देती है। हैवलॉक ने एक बीमा पॉलिसी के साथ एक मृत व्यक्ति का स्विच लगाया है। अगर वह हर 72 घंटे में साइट पर एक कोड नहीं डालता तो आर्काइव 6 कुछ बेहद खतरनाक लोगों को दे दिया जाएगा।
सारा अपने बंधनों से मुक्त होकर हैवलॉक को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह कोशिश कामयाब नहीं होती और अंततः हैवलॉक उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। हालांकि हैवलॉक के पेट पर एक गहरा घाव है और जब सारा को होश आता है तो वह उसके पास कूलर लेकर जाता है। फ्रैंक सिडनी से बात करता है और यह सौदा करने से पहले हैवलॉक के इरादों के बारे में और जानने की कोशिश करता है। सिडनी बताती है कि हैवलॉक कई अमेरिकियों की तरह सिस्टम पर भरोसा नहीं करता। उसने खास तौर पर CIA से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन गायब होने से पहले उसने CIA के एक सर्वर को हैक कर लिया और आर्काइव 6 की सामग्री की नकल कर ली। हैवलॉक को पुरा लेख के खरीदार के साथ सौदा तय करने में सिकलर की मदद की जरूरत है, और चूंकि वह व्यक्ति अपराधियों के लिए पैसे ट्रांसफर करता था, इसलिए हैवलॉक के लिए उसकी जरूरत होना स्वाभाविक है। सिंक्लेयर ने दरअसल संघीय अधिकारियों के साथ गवाह संरक्षण में जाने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सौदा किया था। इससे दूसरे अधिकारी इसके पीछे के मकसद पर सवाल उठाते हैं, इसलिए फ्रैंक मास्टरमाइंड को चकमा देने की एक योजना बनाता है। फ्रैंक हेनरी के साथ सौदा करने आता है, लेकिन दूर से देख रहा हैवलॉक उससे पूछकर ताना मारता है कि वह क्या छिपा रहा है। फ्रैंक को पता चलता है कि पूरी योजना एक भटकाव थी। हैवलॉक का असली इरादा फ्लाइट डेक रिकॉर्डर ले जा रहे ट्रांसपोर्ट को रोकना था। हालांकि फ्रैंक और सिडनी बहुत देर से पहुंचते हैं और हैवलॉक पहले ही वह सब ले चुका होता है जो वह चाहता था। कैदी केबिन में जाग जाता है, लेकिन एक अधिकारी हेस दूर से कीरा और ल्यूक को साथ नाचते हुए देख लेता है। वह अपने खतरे से बिल्कुल अनजान है और फ्रैंक को रेडियो पर वापस बताता है कि सब कुछ ठीक है। इसी बीच फ्रैंक को हैवलॉक से एक कूलर बॉक्स मिलता है। उसके बाहर खून लगा है और फ्रैंक के लिए लिखा एक संदेश है। फ्रैंक बॉक्स खोलता है। कुछ मछुआरों को जंगल में बर्फ में एक बच्चा मिलता है। फ्रैंक कूलर खोलता है और सारा की कार की चाबियां ढूंढता है। हैवलॉक पास के जंगल में है, इसलिए फ्रैंक सेना इकट्ठा करता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। काम करने के लिए दिन के 8 घंटे से भी कम समय बचा है, इसलिए उनके पास उसे पकड़ने का एक छोटा सा मौका है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। केबिन में अधिकारी हेज ल्यूक और कीरा की जांच करने जाता है। कैदी हेज के पीछे आता है और उसे बेहोश कर देता है। इस हाथापाई से ल्यूक और कीरा की नींद खुल जाती है। जब ल्यूक नीचे उस आदमी को पाता है तो वे बातचीत करते हैं और ल्यूक बताता है कि उसके पिता एक मार्शल हैं। कीरा को बाहर हेस की कार और कुछ फाइलें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके केबिन में मौजूद आदमी कैदियों में से एक है। जब कीरा ल्यूक को बताती है कि उसे क्या मिला है, तो वे भागने की योजना बनाते हैं। दुर्भाग्य से यह योजना कामयाब नहीं होती और उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया जाता है और उन्हें रियायतें देने के लिए मजबूर किया जाता है। जंगल में फ्रैंक को सारा की कार मिलती है, लेकिन वह लावारिस पड़ी है। फ्रैंक क्रोधित हो जाता है और अतिरिक्त बल बुलाता है, खासकर हच और उसके शिकारी दोस्तों को। वे हैवलॉक तो नहीं पाते, लेकिन कुछ और कैदियों का पता लगा लेते हैं। फ्रैंक एक छोटे लड़के कैलेब को शिविर में वापस लाते हुए देखता है। वह मूल रूप से न्यूयॉर्क का रहने वाला है और सिर्फ 8 साल का है। उसे अपने पिता को ले जाने वाले अपहरणकर्ताओं के बारे में पता चलता है और उसे एहसास होता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। बच्चे के अनुभव से वह बहुत दुखी होता है और कैलेब दीवार पर लटके कैदियों को पहचान लेता है जो उसके पिता को ले गए थे। वह एक नदी का जिक्र करता है, जिससे उसे कुछ सुराग मिलते हैं कि उन्हें कहां ढूंढना है। हैवलॉक कुछ ही दूरी पर उन्हीं कैदियों से मिलता है। वह दावा करता है कि वह डेरा डाले हुए हैं और कोई भी उसे विमान में मौजूद कैदी के रूप में नहीं पहचान पाता। कैदी उसे अपने साथ ले जाते हैं, इस बात से अनजान कि वह कितना खतरा पैदा कर रहा है। दुर्भाग्य से कैदियों को जंगल में एक परिवहन मिल जाता है, जिसका संचालन एलिस्का आर्कटिक एडवेंचर्स नामक कंपनी करती है। ऐसा लगता है कि वे सामान्य क्षेत्र में स्थानीय वन्य जीवों की खोज कर रहे थे, मानो किसी फ्रोजन सफारी पर हों। वे आर्कटिक सर्कल के 6 दिवसीय दौरे पर भी थे। इस परिवहन को टुंड्रा बग्घी कहा जाता है और कुछ ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं और उन सभी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेते हैं। फ्रैंक सिडनी को दूर रखने की कोशिश करता रहता है। हालांकि वह बताती है कि उसे जेल परिवहन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है और वह भी उतनी ही उत्सुकता से जवाब चाहती है जितनी वह चाहता है। बंधक स्थिति की खबर उन्हें मिलती है और वे स्थिति का आकलन करते हैं। कैदी कई बदमाशों से भरे हैं, जिनमें बड़े आदमी अर्जेंटिनो वोल्पे से लेकर उसका सहायक एडवर्ड पोर्टर और स्पेंसर टॉड कोविंगटन नाम का एक और खतरनाक आदमी शामिल है। लड़के का पिता सैम बार्कर भी उनके साथ है।
इन सब के बीच फ्रैंक सारा को ढूंढने और उसे वापस लाने में कामयाब हो जाता है। सिडनी आती है और उससे बात करना चाहती है, लेकिन फ्रैंक उसे तुरंत कमरे से बाहर निकाल देता है। अब जब वह वापस आ गई है तो फ्रैंक थोड़ा ज्यादा निश्चिंत है। स्पेंसर कोविंगटन कैदियों का नेतृत्व कर रहा है। हैवलॉक लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन रेडियो पर बातचीत और आसपास की बढ़ती गतिविधियों से उन्हें एहसास होता है कि हैवलॉक महत्वपूर्ण है। वह तुरंत चारों आदमियों को मार डालता है और रिग पर कब्जा कर लेता है। सारा सिडनी से बात करती है और पूछती है कि उसे उसके पकड़े जाने के बारे में क्या याद है। वह कहती है कि हैवलॉक नंबर छाप रहा था, लेकिन उसके इरादे फ्रैंक के साथ जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसने एक कमजोरी पहचान ली है जिसका वह फायदा उठा सकता है। सिडनी को लगता है कि हैवलॉक फ्रैंक को नियंत्रित करना चाहता है। वह जल्द ही फ्रैंक से संपर्क करता है और उससे भिड़ जाता है। उसे बताता है कि वह अपनी बात का पक्का है। सारा के वापस आने पर हैवलॉक को कुछ और चाहिए, सिडनी का जेनोगेट पासकोड। इस कोड में उस इलाके में उसके द्वारा विकसित की गई हर संपत्ति की पहचान और स्थान दर्ज होता है। चूंकि हैवलॉक बंधकों की जान को खतरा बता रहा था, इसलिए सारा पासकोड बता देती है। ल्यूक और कीरा रेडियो पर ठीक होने की बात कहते हैं, लेकिन तभी रेडियो नष्ट हो जाता है। सिडनी बताती है कि वह फाइल असल में उसके पिता की थी। उन्होंने 9 नवंबर के बाद यह गुप्त प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब जिस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, उसे उसके खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। सिडनी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश करती है, जबकि फ्रैंक खुलकर कहता है कि उसने अपनी बेटी को उसके 9वें जन्मदिन से 2 हफ्ते पहले खो दिया था। फ्रैंक अपनी बेटी की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब यह काम उसे अपराध बोध से न तोड़ दे। हैवलॉक किसी को संदेश भेजता है कि वह कल ब्लूबर्ड में उनसे संपर्क करेगा। एक हेलीकॉप्टर बर्फीले टुंड्रा के ऊपर आता है। फ्रैंक जहाज से उतरता है और हैवलॉक और बाकी लोगों से मिलने जाता है। वह उससे सौदा करना चाहता है। वह सैम को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हैवलॉक कहता है कि उसे उसका राज पता है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, सिडनी ट्रांसपोर्ट के आगे एक जंजीर बांधने में कामयाब हो जाता है, जिससे वे जमीन से हवा में उड़ जाते हैं। एक एक करके कैदी गिरते हैं और अधिकारियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। योजना कामयाब हो जाती है और वे हैवलॉक को घेरने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से जुड़े होने के बावजूद वह चट्टान से कूदने का फैसला करता है। चट्टान के किनारे की ओर दौड़ते हुए वह और फ्रैंक आपस में भिड़ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए लटके हुए पाते हैं। सिडनी आखिरकार पहुंचती है, लेकिन वह उसे गोली मारने से हिचकिचाती है। वह शीशा तोड़कर भाग जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके और हैवलॉक के बीच पहले भी प्रेम संबंध थे और उसने अपनी मनचाही चीज पाने के लिए उसे बरगलाया था। फ्रैंक सिडनी से मदद मांगता है। सिडनी उसे चेतावनी देती है कि यह मुश्किल होगा और हैवलॉक अपने परिवार को उसके खिलाफ कर देगा। उसके लिए यह इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हैवलॉक उसका पति है। 2 कैदी जंगल में हैं। उनमें से एक, किटी, का पैर भालू के जाल में फंसा हुआ है। दूसरी, विवियन, मदद लेने जाती है और एक औरत को बंदूक की नोक पर मजबूर करके उसे छुड़ाती है। जब वह औरत उन पर बंदूक चलाने की कोशिश करती है तो उसे एक पत्थर से मारा जाता है। फिर किटी उस औरत को मार देती है जो एक पुलिस ऑफिसर निकलती है। दोनों कैदी उसके घर जाते हैं और अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करते हैं। इस बीच फ्रैंक और सिडनी सच में एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। साइबर टीम जेनोगेट अकाउंट में सेंध के सबूत ढूंढ रही है। वे अब सर्च जारी नहीं रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही 6 मील के दायरे में सर्च कर लिया है और उन्हें कुछ नहीं मिला है। फ्रैंक और सिडनी को यकीन है कि हैवलॉक अभी भी बाहर है। हैवलॉक अभी भी जिंदा है और अपने प्लान के अगले फेज के लिए सामान जमा कर रहा है और तैयारी कर रहा है। किटी एक ब्लैक विडो किलर है जिसने अपने 3 पतियों का मर्डर किया है। अथॉरिटीज को वह $4.2 मिलियन कभी नहीं मिले जो उसने चुराए थे, इसलिए उसके पास अभी भी वह पैसा है। विवियन एक कॉन आर्टिस्ट है, इसलिए वे एक खतरनाक टीम बनाते हैं। वहां से निकलने और किटी के पैसे पाने के लिए बेताब होकर वे एयरो एक्सकर्शंस पर ध्यान देते हैं। साइट सीइंग टूर उपलब्ध होने के कारण फ्रैंक और सिडनी के पास अब जांच करने के लिए एक पक्का सुराग है। एयरो एक्सकर्शंस में कड़ी सुरक्षा के बावजूद वे कंप्यूटर को हैक करने और कई अलग अलग पायलटों की पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं। उनमें से सबसे पहले वे स्लेड नाम के एक आदमी से पूछताछ करते हैं। वह एक बुश पायलट है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। यह कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किटी के पास बहुत पैसा है, इसलिए वह उसे रिफ्यूल करने और सामान फिर से भरने के लिए पैसे भेजती है। उसके कार्ड की चिप असल में
उसके चश्मे के अंदर है। सारा अपनी सिचुएशन के लिए काउंसलिंग ले रही है और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही है। वह ल्यूक से मिलना चाहती है, इसलिए उसका काउंसलर टॉड लोगन उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। हालांकि ल्यूक अभी बाहर है और उस क्रेजी कैदी के साथ गाड़ी चला रहा है। वे एक एक्सीडेंट करके उसकी सीट बेल्ट खोलकर और कार को क्रैश करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इस बीच लैंगली को लगता है कि उन्होंने जेनोगेट मैसेज का मकसद पता लगा लिया है। हैवलॉक ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने एक इन्फॉर्मर को मैसेज भेजा है। वह जिस आदमी से बात कर रहा है उसका नाम आर्मेन जेडानको है। यह आदमी मैलवेयर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक्सपर्ट है और इसलिए उसे आर्काइव 6 चुराने में मदद करने के लिए पैसे दिए गए थे। इस बीच किटी के उसे छोड़कर स्लेड के साथ चले जाने के बाद विवियन पकड़ी जाती है। सिडनी और फ्रैंक आते हैं और विवियन से बात करते हैं और किटी की लोकेशन पता लगाने के लिए एक डील करते हैं। वह फार्मर्स लूप नाम के एक छोटे से शहर की ओर जा रही है। प्लेन वहीं है और किटी उड़ने के लिए तैयार है, तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही किटी जंगल में भागने की कोशिश करती है, उसे बुरी तरह चोट लग जाती है और उसका बहुत खून बह जाता है। जब वह गिर जाती है तो किटी उन सबसे विनती करती है कि उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दें, लेकिन फ्रैंक एक नेक इंसान है और वह उसे गिरफ्तार करना चाहता है, भले ही वह एक पुलिस वाले की कातिल हो। जब किटी फ्रैंक को मारने की कोशिश करती है तो सिडनी उसे गोली मार देती है और उसे बचा लेती है। हैवलॉक के बारे में सिडनी से थोड़ी देर बात करने के बाद कि वह कैसे चीजों को मैनिपुलेट करता है और चीजों को अनप्रेडिक्टेबल रखने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करता है, फ्रैंक को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है और वह विवियन के पास तब पहुंचता है जब वह रिहा होने वाली होती है। उसने उसके कॉल लॉग्स निकाले और उसे पता चलता है कि उसने अपनी गिरफ्तारी के बारे में अथॉरिटीज को खुद ही बताया था। प्लेन क्रैश के बाद से विवियन सबको धोखा दे रही थी, किटी का इस्तेमाल कवर के तौर पर कर रही थी। यह सब किटी के पैसे के बारे में था और मौका मिलते ही उसने सिम कार्ड अपने लिए ले लिया था। फ्रैंक और सिडनी उस डील को देखते हुए उसे जाने देने में खुश हैं जो उन्होंने की है, लेकिन बदले में उन्हें हैवलॉक के बारे में जानकारी चाहिए। ऐसा लगता है कि उसने एक पुराने दोस्त के साथ कुछ अधूरा काम निपटाने के लिए फेयरबैंक्स जाने का जिक्र किया था। यह आदमी हैवलॉक का कुरियर है जो एक्सीडेंट से 24 घंटे पहले फेयरबैंक्स पहुंचा था। उसका नाम विंसेंट थियागो है और वह काफी समय से इंतजार कर रहा है। इस बीच सारा केबिन में जाती है और देखती है कि ल्यूक गायब है और एक ऑफिसर मरा हुआ है। वह कार क्रैश में बच गया है और सड़क पर है। वह कीरा को भागने के लिए कहता है, जबकि वह किलर को दूसरी दिशा में ले जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है। एक शिकारी हिरण का शिकार कर रहा होता है जब उसे कीरा मिलती है। कीरा ठंड से कांप रही होती है और उसकी तबीयत खराब होती है। शिकारी तुरंत हिरण की खाल उतारता है, कीरा को ढकता है और उसे इलाज के लिए अपने कबीले में ले जाता है। इसी बीच फ्रैंक और बाकी लोग कुरियर वाले को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हैवलॉक का फोन आता है और वह उन्हें चिढ़ाता है। समूह कॉल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हैवलॉक स्पीकर फोन हटाकर फ्रैंक से उसके राज के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है। अपनी चुप्पी के बदले में वह फ्रैंक से एक सवाल पूछना चाहता है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? फ्रैंक हाँ में जवाब देता है, लेकिन उसके सोचे समझे जवाब से उन्हें पार्क्स हाईवे पर स्थित क्लॉन्डाइक लॉज नामक जगह पर कॉल का पता लगाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। कॉल कमरा नंबर 130 से आ रही है। हालांकि फ्रैंक का ध्यान तब भटक जाता है जब उसे पता चलता है कि कीरा मिल गई है और ल्यूक गायब है। सारा अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेताब है। फ्रैंक तुरंत कीरा से मिलने के लिए उड़ान भरता है ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ। कीरा जाग रही है और फ्रैंक उसे दूसरे भागे हुए कैदियों की तस्वीरें दिखाता है, जब तक कि उसे सही कैदी नहीं मिल जाता। दुर्भाग्य से ल्यूक रोमेरो नाम के एक खतरनाक आदमी के साथ फंस जाता है। वह मानसिक रूप से पागल और आपराधिक रूप से विक्षिप्त है। रोमेरो जानता है कि ल्यूक उसे जंगल में गोली नहीं मारेगा और दुर्भाग्य से वह ल्यूक को बंधक बना लेता है। रोमेरो एक नमक का ट्रक चुराता है और ल्यूक के साथ वहां से चला जाता है, जहां वह दावा करता है कि उनके पास काम है। रोमेरो को डार्पा से रंजिश है, जहां उसने कुछ समय के लिए निगरानी उपकरण बनाने का काम किया था, जब तक कि उसे एक मानसिक विकार नहीं हो गया और उसने कई कर्मचारियों की हत्या नहीं कर दी। रोमेरो ल्यूक को एक सबस्टेशन पर ले जाता है, जहां वे एक बड़ा धातु का उपकरण उठाते हैं, जिससे सबस्टेशन की बिजली गुल हो जाती है। ल्यूक और रोमेरो अपने बेस से दक्षिण की ओर एक सैन्य अनुसंधान प्रयोगशाला की ओर गाड़ी चलाते हैं। पुलिस हार्प को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देती है,
लेकिन वहां के घमंडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एक रिजर्व बैटरी बैकअप पर स्विच कर दिया गया है, जो अलग थलग और सुरक्षित है। जब पुलिस केबिन 130 पर छापा मारती है तो उन्हें बाथरूम में एक कुत्ता मिलता है और कुछ नहीं। हैवलॉक वहां मौजूद है, लेकिन भीड़ में दूर से सिडनी को देख रहा है। सिडनी उसे देख पाती उससे पहले ही वह गायब हो जाता है, जबकि अंदर पुलिस को अभिलेख मिल जाता है। सिडनी सबसे पहले लैंगली को इस बारे में बताना चाहती है, क्योंकि वह चिंतित है। हैवलॉक ने अभिलेख को जानबूझकर वहां छोड़ा था और सिडनी को शक है कि यह किसी तरह का ट्रोजन हॉर्स है, क्योंकि थियागो के पासपोर्ट जो उन्हें छत में छिपे मिले थे सभी नकली हैं और उसके फिंगरप्रिंट सिस्टम में नहीं है। इससे सिडनी के लिए और भी सवाल उठते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी मां के घर पर जासूसी की जा रही है। वह अपनी बहन को फोन करती है और उसे मैनोलाइन से दूर रहने को कहती है। जब वह फोन रखती है तो हैवलॉक वहां होता है। सिडनी अकेली होती है क्योंकि फ्रैंक वहां नहीं होता और हैवलॉक उसे प्रपोज करता है। वह सिडनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, फिर वह चला जाता है। जंगल में वापस सारा और फ्रैंक कार में हैं। हैवलॉक ने उसे एक मेमोरी कार्ड दिया है। फ्रैंक नाराज है कि उसने उससे सबूत छिपाए। सारा इसे उस नजरिए से नहीं देखती और मानती है कि वह बस उसकी रक्षा कर रहा है। सड़क पर उनकी बहस तब रुक जाती है जब फ्रैंक एक दिशा में नमक का एक निशान देखता है। उसे एहसास होता है कि ल्यूक अपने नमक के ट्रक से उन्हें लुभाने के लिए एक निशान छोड़ रहा है। दुर्भाग्य से कारखाने में चीजें बुरी तरह बिगड़ जाती हैं। ल्यूक उसे मशीन में तोड़फोड़ करके और लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। रोमेरो और भी ज्यादा घबरा जाता है। हालांकि जब रोमेरो उस पर बंदूक तानता है तो ल्यूक भी उसकी तरह मतिभ्रम का नाटक करता है। इससे उसे रोमेरो के पैर में छुरा घोंपकर भागने का पर्याप्त समय मिल जाता है। फ्रैंक और सारा ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और तलाश शुरू हो जाती है। अंततः सारा अपनी कार रोमेरो से टकरा देती है, जिससे वह घायल और अपंग हो जाता है। अपने बेटे को वापस पाने के बावजूद परिवार बिखर जाता है और अब पहले जैसा खुश नहीं रहता। उस रात डॉनी की याद में बार में एक जश्न मनाया जाता है। मॉली के सिडनी को फोन करने पर ये खुशियां बिखर जाती हैं। FBI आ गई है और सब कुछ अपने कब्जे में ले रही है। सिडनी परेशान है और सुनने वालों पर चिल्लाती है और कहती है कि उसके परिवार को इस सब से दूर रखें। फ्रैंक को चिंता है कि हैवलॉक क्या योजना बना रहा होगा। मेमोरी कार्ड में फ्लाइट डेक की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और ऐसा लगता है कि आर्काइव में कोई सरकारी राज नहीं है। इसके बजाय यह विमानन में इस्तेमाल होने वाले नेविगेशनल प्रॉम्प्ट की एक श्रृंखला के रूप में काम करता है। फ्रैंक का मानना है कि कुरियर वास्तव में हैवलॉक के लिए काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि CIA की तरफ से काम कर रहा होगा। हो सकता है कि हार्ड ड्राइव असली आर्काइव 6 न हो, बल्कि वह मैलवेयर हो जिसने शुरुआत में विमान को गिराया था। हो सकता है कि CIA ने हैवलॉक को मारने के लिए जानबूझकर विमान को मार गिराया हो। कोल फ्रैंक को एक तरफ ले जाता है। उन्होंने रोमेरो के वीडियो देखे हैं और उसकी योजना समझ ली है। हार्प के फेल सेफ प्रोटोकॉल में एक स्विच शामिल होता है जो बैटरी के बैकअप मोड में जाने पर सुविधा केंद्र को सिग्नल भेजता है। अगर वह स्विच मौजूद नहीं है तो बैकअप बैटरी और मुख्य बिजली स्रोत की संयुक्त ऊर्जा से नेटवर्क ओवरलोड हो जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में अफरा तफरी मच जाएगी। अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन हैवलॉक के पास बचाव दल मौजूद है और वे ठीक लग रहे हैं। दुर्भाग्य से डॉक्टर विलियम विग नाम का एक फरार कैदी 2 पैरामेडिक्स को प्रताड़ित करता है। यह आदमी मौत का दूत कहलाता है और वह पैरामेडिक्स के उपकरण चुरा लेता है, उन्हें इंजेक्शन लगाता है और अपने साथी के साथ भागने से पहले एक व्यक्ति को एम्बुलेंस में बंद कर देता है। इस बीच शहर में समूह फिर से इकट्ठा होता है और आकलन करता है कि उन्हें किन चीजों से निपटना है। 6 और कैदी अभी भी फरार हैं और फ्रैंक समूह को और लोगों को ढूंढने और उनकी मदद करने के लिए कहता है। सिडनी को हार्ड ड्राइव की ज्यादा चिंता है और उसे डर है कि ब्यूरो उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा। जब तक उन्हें समझ नहीं आता कि उसमें क्या है, तब तक यह ठीक नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्रैंक शिकागो से माइक नाम के एक आदमी को फोन करके कुरियर की पहचान करने की कोशिश करता है। अस्पताल में डॉविक डॉक्टर बनकर आते हैं और सारा उन्हें देखती है। वह फ्रैंक को फोन करती है और उसे कैदी के बारे में बताती है। विग खतरनाक है क्योंकि उसने 36 हत्याएं की हैं। उसे टेरे हाउते ले जाया जा रहा था, लेकिन अलास्का के जंगलों में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसलिए इस समय उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह बताता है कि पायलट टिमोथी ओबैनन अभी भी जिंदा है।
विक की मेडिकल पृष्ठभूमि के कारण उसने उसका इलाज किया है। वह चाहता है कि उसका डिपॉजिट बॉक्स उसके नाम कर दिया जाए, वरना पायलट मर जाएगा। जाहिर है वह स्थिर और सुरक्षित है, लेकिन उसके दिमाग की सूजन हर घंटे बढ़ती जा रही है। फ्रैंक जब बॉक्स को सुरक्षित अलास्का पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उन्हें जंगल में एक एम्बुलेंस भी मिल जाती है। सिडनी फ्रैंक से भिड़ जाती है और बताती है कि उसे पता है कि विमान दुर्घटना पूर्व नियोजित थी। उसे यह इसलिए पता है क्योंकि 2 साल पहले उसे एक उच्च स्तरीय चीनी राजनयिक को खत्म करने का काम सौंपा गया था। तब भी उन्होंने वही रणनीति अपनाई थी जो उन्होंने इस परिवहन के साथ अपनाई थी। अब फर्क यह है कि सिडनी की जान खतरे में है। अगर हैवॉक को हिरासत में ले लिया जाता है तो उन्हें किसी न किसी को दोषी ठहराना होगा और इससे सिडनी बलि का बकरा बन जाएगी। वह पहले से ही जांच के घेरे में है, इसलिए यह ब्यूरो के लिए एकदम सही है। हैवॉक फ्रैंक को यह सारे सुराग दे रहा है और पूछ रहा है कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि उसे सच्चाई के लिए एक रक्षक की जरूरत है और फ्रैंक वह व्यक्ति हो सकता है। सबूतों को नियंत्रित करने का मतलब है कहानी को नियंत्रित करना, FBI और अधिकारियों से दूर। हैवॉक इस दौरान काम करता रहता है जब तक कि फ्रैंक उसके पास मदद मांगने नहीं आता। वह पुष्टि करता है कि पायलट अभी भी जीवित है। यह फ्रैंक को सैनिकों को इकट्ठा करने और उन्हें अंधेरे में एक और खोज पर भेजने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि हैवॉक का स्थान मिल जाता है। वे पृष्ठभूमि में चर्च की घंटियां सुन सकते हैं, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं। समूह अनुमान लगाता है कि वह कैरोलन क्लॉक टावर के पास है। सबसे संभावित स्थान पास का कोई थिएटर है। फ्रैंक और उसका गिरोह थिएटर पहुंचता है और अंततः हैवॉक को ढूंढ लेता है, जिसने उस जगह को जाल से घेर रखा है। हालांकि हैवॉक भागने में सफल हो जाता है, जबकि समूह को पता चलता है कि विंसेंट थियागो भी वहां है। वे उसे ढूंढ लेते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं। विंसेंट उनके साथ यात्रा कर रहा होता है, तभी फ्रैंक को एक विचार सूझता है। रोजी क्रीक फॉर्म पर कार की हेडलाइट्स का इस्तेमाल करके एक अस्थायी रनवे बनाया जाए। इससे पायलट बॉक्स के साथ उतर सकेगा। रेडियो पर एक घोषणा होती है और शहरवासी इकट्ठा हो जाते हैं। बैंक मैनेजर जहाज से उतरता है और बॉक्स सौंप देता है। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के अंदर उसके शिकारों की कई तस्वीरें हैं। यह महिला उस लड़के की मां है जिसे इस डॉक्टर ने मार डाला था। वह बताता है कि उसने उसके बेटे को दवाएं देकर लाइलाज कैंसर से ठीक किया था। मां विक को गोली मार देती है। इस पूरे समय समूह को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि विंसेंट पर जासूसी की जा रही है और सारा ऑडियो हैवॉक सुन रहा है। जब यह सब हो रहा होता है, फ्रैंक और सिडनी पायलट से पूछताछ करते हैं, जो होश में है और सवालों के जवाब देने में सक्षम है। पता चलता है कि हैवॉक ने सभी को बचाया और ट्रांसपोर्ट को क्रैश होने से बचाया। उसने विमान को मैनुअल रिवर्सिंग में धकेला और यही एकमात्र कारण है कि कोई भी अभी भी जिंदा है। सिडनी को पता चलता है कि FBI के पास वो ड्राइव है। वे उसकी जांच करते हैं और पाते हैं कि उसमें किसी तरह का पूर्व निर्धारित मार्गदर्शन सिस्टम है, जो सिडनी के खिलाफ सबूत के तौर पर उनके पास पर्याप्त है। 4 साल पहले शिकागो में फ्रैंक, ल्यूक और रूबी एक हॉट डॉग शॉप पर जाते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन रूबी को ड्रिंक देते समय फ्रैंक को ड्राइव बाय शूटिंग में गोली लग जाती है। रूबी को गोली लगती है और वह मर जाती है। जब फ्रैंक अपनी छोटी बेटी को तब तक पकड़े रहता है जब तक वह मर नहीं जाती। ल्यूक अधिकारियों को फोन करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी उनके पास समय कम है। उन्हें थियागो से पूछताछ करनी है। उनके पास कुछ पुरानी फोटो के अलावा और कुछ नहीं है। सिडनी फ्रैंक को थियागो की जांच करने के लिए मना लेती है। सिडनी उसे धमकी देती है कि वह उसकी जिंदगी ढूंढकर फिर से बनाएगी, जिसे CIA ने बर्बाद कर दिया था। अगर ऐसा होता है तो थियागो एक खतरा बन जाएगा और शायद मारा जाएगा। हैवलॉक ये सब सुन लेता है। विंसेंट इन धमकियों को नजरअंदाज करता है और कहता है कि वह मिशन के लिए सब कुछ खोने को तैयार है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। जब तक बिजली वापस नहीं आ जाती, उन्हें बाकी भागे हुए कैदियों को ढूंढना होगा। 2 कैदी, जूलियन स्टील और मार्कस रैमसी, अभी भी फरार हैं। विंसेंट लैंगली को थियागो के पकड़े जाने की खबर देता है। ब्रैडफोर्ड डेड मैन के स्विच को डीएक्टिवेट करने के बहुत करीब है, इतना कि हैवलॉक फाइल नहीं देख पा रहा है या स्विच को ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। जब लैंगली को एक्सेस मिलेगा तो वे आर्काइव को क्लियर कर देंगे। जब ऐसा होगा तो हैवलॉक का दबदबा खत्म हो जाएगा। थियागो की हालत काबू से बाहर हो गई है और ब्रैडफोर्ड को कंट्रोल करना होगा। थियागो असल में सिडनी के पिता का अप्रेंटिस था। बिजली वापस आने के बाद रेडियो कैलिब्रेट किए जाते हैं
और उन्हें कमांड पोस्ट के अंदर कहीं एक ट्रांसमिशन सिग्नल का पता चलता है। सिडनी को पता चलता है कि विंसेंट वायर्ड है और वह वायर को बहुत आसानी से ढूंढ लेता है। सिडनी को लगता है कि यह CIA का काम है जब तक वे सिग्नल को ट्रेस नहीं कर लेते और यह हैवलॉक का निकलता है। हालांकि फ्रैंक की एक फैमिली इमरजेंसी है और उसे घर जाना है। सारा और ल्यूक यहाँ हैं और उन्हें एक किताब के अंदर छिपी एक बंदूक मिली है जिसे फ्रैंक ने शिकागो की घटना के बाद से छिपा रखा था। फ्रैंक बताता है कि यह बंदूक उस भगोड़े की थी जिसका वह महीनों से पीछा कर रहा था, पैडी कूगन। पुलिस इस आदमी को लंबे समय से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंदूक पर लगे निशान उसके नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए सबूत छिपा दिए। अजीब बात है कि उसके लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद यह एक ऐसा जुर्म था जिसमें वह असल में बेकसूर था। गुस्से में और बदला लेने के इरादे से कूगन ने फ्रैंक पर हमले का ऑर्डर दिया और इसलिए रूबी की मौत उसकी गलती थी। ल्यूक को इस बात पर गुस्सा आता है कि वह इतने समय से खुद को ही दोषी मान रहा था, जबकि असल में गलती फ्रैंक की थी। सारा हैरान होकर चली जाती है। फ्रैंक की पारिवारिक स्थिति अधर में लटकी हुई है क्योंकि उसे काम की स्थिति से सबसे पहले निपटना है। सिग्नल का पता लगाने के बाद फ्रैंक को हैवलॉक का ठिकाना मिल जाता है, शहर के बाहर एक फायर टावर। रास्ते में उन्हें मार्कस रैम से मिलता है जिसे वे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जब वे फायर टावर पर पहुंचते हैं तो हैवलॉक गायब होता है। उसके जल्दबाजी में निकलने से स्थिति बहुत खराब लगती है, जो हैवलॉक के स्वभाव के बिल्कुल उलट है। सिडनी को एहसास होता है कि वह इमोशनली चार्ज हो सकता है और उन्हें यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता कि वह कहां गया है। हैवलॉक एक NSA लिसनिंग पोस्ट की लोकेशन जानना चाहता है जिसके पास उसके डेटा की कॉपी है। वह एक छोटे लेवल के सिक्योरिटी गार्ड को लोकेशन बताने के लिए धमकाता है और जैसे ही वह डॉक की ओर बढ़ता है, फ्रैंक और सिडनी ज्यादा पीछे नहीं होते। जहाज समुद्र में है और जब तक वहां मौजूद किसी को पता चलता है कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैवलॉक ज्यादातर गार्ड्स को मार डालता है, उनके हथियार चुरा लेता है और उन्हें बंद कर देता है। आर्काइव्स में हैवलॉक को फाइलें मिलती हैं और वह अपनी जरूरत की चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। ब्रैडफोर्ड सिडनी को यह बताने को तैयार नहीं है कि डेड मैन का स्विच बंद है। यह एक सुराग है कि हैवलॉक क्या कर रहा है, लेकिन जब तक सिड और फ्रैंक डॉक पर पहुंचते हैं, हैवलॉक जा चुका होता है। डेटा लेने के बाद हैवलॉक एक कार को हॉटवायर करता है और चला जाता है, जबकि सिड और फ्रैंक प्लेन से उसका पीछा करते हैं। हैवलॉक का ट्रक क्रैश हो जाता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले सिडनी उसे मलबे से बचा लेता है। हैवलॉक के कमांड पोस्ट पर लौटने के बाद फ्रैंक सिडनी को उनके आखिरी कैदी के बारे में अपडेट करता है। फ्रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वह आदमी ओक्लाहोमा की समस्या है। फ्रैंक मांग करता है कि सिडनी को हैवलॉक के साथ जाने दिया जाए क्योंकि वह जांच के लिए बहुत कीमती होगी। फ्रैंक ऐसा इसलिए करता है ताकि सिडनी को अपना नाम साफ करने का मौका मिल सके। अलग होने से पहले वे एक दूसरे के लिए एक नई इज्जत और समझ बनाते हैं। फ्रैंक पुरानी तस्वीरें देखता है जो उन्होंने इकट्ठा की हैं और सिडनी की बातें याद करता है। तस्वीरों में थियागो की एक छोटी लड़की है और सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। थियागो के बगल में खड़ा आदमी रॉबर्ट स्कोफील्ड है, सिडनी का पिता। वह उसे अपनी पूरी जिंदगी से जानती है, जिसका मतलब है कि थियागो CIA के लिए काम नहीं करता, वह सिडनी के लिए काम करता है। सिडनी इस पूरे समय झूठ बोल रही है और सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसने प्लेन मार गिराया और वही हर चीज के पीछे है। हैवलॉक का कहना है कि वह तब से सब कुछ सुन रहा है, जिसमें एक छिपी हुई बातचीत भी शामिल है जिसमें सिडनी ने थियागो को पकड़े जाने पर डांटा था। जब फ्रैंक उन्हें सिडनी के बारे में चेतावनी देने के लिए कॉल करता है तो हंगामा हो जाता है। सिडनी एजेंट से लड़ता है और ड्राइवर मारा जाता है और इस अफरा तफरी में वैन को पीछे से टक्कर लगती है और वह सड़क पर कंट्रोल खोकर भाग जाती है। सिडनी सबसे पहले होश में आता है और हैवलॉक को गन पॉइंट पर ले लेता है। 1 महीने पहले पेरिस में सिडनी और हैवलॉक छिपे हुए हैं। हैवलॉक अधिकारियों की मदद करने के बारे में दोबारा सोच रहा है। वह निकलना चाहता है और बाहर निकलने का प्लान बनाना चाहता है, जबकि सिडनी को लगता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। सिडनी को पास की CIA लोकेशन पर लाया जाता है जब विक्टर वॉस, जो सीक्रेट्स का ब्लैक मार्केट क्रिमिनल है, आता है। वह सेफ पैसेज चाहता है और बदले में बताएगा कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। सिडनी कैमरे बंद कर देती है और फुटेज डिलीट कर देती है और वॉस के साथ मिलकर उसे एजेंसी और पेरिस से भागने में मदद करती है। रशियन वॉस को मारने आते हैं और सिडनी उन पर घर में बने एक्सप्लोसिव से हमला कर देती है।
बदकिस्मती से वॉस बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वह बताता है कि वह वही एजेंट था जिसने सिडनी के पिता को मारा था। हैवलॉक ने अपनी एक कॉन्टैक्ट रिपोर्ट में कोड की एक लाइन डाली है और फाइल को लैंगली के एक क्लासिफाइड सर्वर तक ट्रेस करता है। फाइलों में से एक का नाम आर्काइव 6 है, जो अभी भी एक्टिव है और इसे उसके पिता ने बनाया था। ऐसा लगता है कि इसमें सिडनी के पिता के बारे में असली फाइलें हैं और यह एक डिकॉय का भी काम करती है। शैरन टिडवेल वह औरत है जिसने वॉस के सीक्रेट ऑपरेशंस अरेंज किए थे और कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था। हैवलॉक और सिडनी उससे मिलने आते हैं और वह आर्काइव 6 को लेकर थोड़ी नर्वस है। वह उन्हें दूर रहने और सर्चिंग बंद करने की वार्निंग देती है। ब्रैडफोर्ड सिडनी को अपने ऑफिस ले आता है। उसे चिंता होती है कि हैवलॉक बदल गया है और सिडनी उसके साथ काम कर रही है। ठीक यही हो रहा है और वह तुरंत सिडनी का झूठ पकड़ लेती है। यह जानकर सिडनी जाने की तैयारी करती है। उसकी मां सिडनी को सच पता लगाने में मदद करती है। इससे वह विंसेंट थियागो के पास पहुंचती है। वह बताता है कि उसने एटवाटर प्रोटोकॉल और आर्काइव 6 के राज को बचाने के लिए उसके पिता के साथ 6 साल तक काम किया, जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई। जहां रॉबर्ट प्रोटोकॉल को टारगेट को खत्म करने का आखिरी तरीका मानता था, वहीं ब्रैडफोर्ड इसे दुनिया भर में एजेंसी के सभी दुश्मनों को खत्म करने का एक सुनहरा मौका मानता था। ब्रैडफोर्ड ने इस दौरान अपने ही कई एजेंट्स को खत्म कर दिया, सिर्फ इस राज को बनाए रखने के लिए। जब ब्रैडफोर्ड ने अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल दुश्मनों को टारगेट करना शुरू किया, तो रॉबर्ट ने आवाज उठाई। बदकिस्मती से इससे उसकी हत्या हो गई। थियागो गायब हो गया और उसने खुद को आर्काइव्स से मिटा दिया ताकि एजेंसी उसे मार न सके। इसके लिए वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सिडनी के पिता समेत गलत तरीके से मारे गए लोगों के लिए इंसाफ पाने के लिए सिडनी ने अपने पिता के शुरू किए काम को पूरा करने और सब कुछ सामने लाने का फैसला किया। बदकिस्मती से हैवलॉक पकड़ा गया और भाग नहीं सका। यह जानते हुए कि हैवलॉक क्रैश में नहीं बचेगा और उसे टॉर्चर और मौत का सामना करना पड़ेगा, सिडनी ने डेड मैन स्विच से आर्काइव 6 को एक्सपोज करने और प्लेन को गिराने के लिए सब कुछ प्लान किया। एजेंसी के साथ उसका इतिहास और वे कैसे काम करते हैं, इसकी जानकारी ने उसे उनके प्लान का अंदाजा लगाने और उसके अनुसार काम करने में मदद की। सिडनी को भरोसा था कि हैवलॉक क्रैश में नहीं बचेगा और वह ब्रैडफोर्ड और एजेंसी के दूसरे भ्रष्ट सदस्यों को एक्सपोज करने के लिए उसे शहीद की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। प्लेन में हैवलॉक कंट्रोल्स को स्टेबल करने और उसे खतरनाक क्रैश होने से बचाने के लिए काम कर रहा था। जैसा कि को पायलट ने बताया, उसने उन लोगों को बचाया। सिडनी को नहीं पता था कि प्लेन कैदियों को ले जाने वाला था। उसे लगा कि यह एक कार्गो प्लेन है। अभी सिडनी ने हैवलॉक को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ है। वह कहता है कि वह उसके लिए आर्काइव ला सकता है, लेकिन डेड मैन स्विच बंद होने और ब्रैडफोर्ड को यह जानने के बाद कि प्लेन क्रैश के लिए सिडनी जिम्मेदार थी, चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। हैवलॉक ने असल में आर्काइव को एक हार्ड कॉपी में फिर से बनाया है, जो उसके घाव के अंदर छिपी है। वह उसे देता है और डील करने की कोशिश करता है। फ्रैंक आता है और हैवलॉक को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। वह कहता है कि सिडनी चली गई है। सिडनी फ्रैंक को फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसका पीछा न करे। बेशक वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन सिडनी चेतावनी देती है कि अब से हालात और खराब होंगे। फेयरबैंक्स के फोर्ट वेनराइट में ब्रैडफोर्ड उतरता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि सिडनी के पास आर्काइव की हार्ड कॉपी है। वह अपनी सेना को सिडनी को ढूंढने के लिए तैयार करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हैवलॉक को फ्रैंक पकड़ लेता है। वह और थियागो एक दूसरे को घूरते हैं। फ्रैंक और हैवलॉक CIA के सीक्रेट्स, आर्काइव्स में क्या है और ब्रैडफोर्ड वहां क्यों है, इस पर बात करते हैं। हैवलॉक फ्रैंक से सिचुएशन को साफ साफ देखने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर सिडनी मर गई तो सच भी उसके साथ मर जाएगा। थियागो भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वह फ्रैंक को याद दिलाता है कि स्कोफील्ड एक ऑपरेटिव है और उसके लिए हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। वह सच सामने लाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए। फ्रैंक सिडनी को वापस लाने के लिए एक मैनहंट शुरू करता है, लेकिन उसे ब्रैडफोर्ड से भी निपटना पड़ता है। वह कमांड सेंटर पहुंचती है और हैवलॉक और थियागो दोनों को तुरंत सौंपने की मांग करती है। फ्रैंक बहुत नाराज होता है। फ्रैंक मना कर देता है, जिससे दोनों फ्रैंक के ऑफिस में बात करने लगते हैं। ब्रैडफोर्ड उसे कमजोर करने और डराने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक नहीं सुनता। आखिरकार वह हार मानकर चली जाती है। टीम को एक कॉल आता है कि सिडनी पास की एक फार्मेसी में देखी गई है, जहां उसने एक एम्प्लॉय हैरोल्डो से हेयर डाई खरीदी थी। हालांकि
ब्रैडफोर्ड पहले पहुंच जाता है और एम्प्लॉय को ले जाता है। उसे पता चलता है कि सिडनी ने फेयरबैंक्स डिपो में डेनाली स्टार के बारे में पूछा था। सिडनी पक्का ट्रेन स्टेशन पर है, लेकिन उसके बाल चमकीले ऑरेंज हैं और उसने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। ब्रैडफोर्ड कुछ लोगों को अपने साथ ट्रेन में ले जाता है ताकि डिब्बों की तलाशी ले सके। आखिरकार वे उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन सिडनी एक बंधक बना लेता है और अगले स्टेशन हीली पर ट्रेन से उतर जाता है। ब्रैडफोर्ड को जल्दी ही पता चल जाता है कि उस इलाके में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो आर्काइव अपलोड करने के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि इसका सैटेलाइट अपलिंक सुरक्षित है और इसके लिए सही बैंडविड्थ है। बेस पर फ्रैंक के पीछा करने पर हैवलॉक अपने सेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वह ग्रीस और एक सेब का इस्तेमाल करके एक नकली ग्रेनेड बनाता है। इससे ऑफिसर डर जाता है और उसे जाने देता है। आजाद होने के बाद उसे पता चलता है कि सिडनी ने जानबूझकर हैवलॉक के डेथ वारंट पर साइन किया था और वह थियागो की मदद भी लेता है। थियागो सबके सामने सीन बनाता है ताकि हैवलॉक पिछले दरवाजे से भाग सके। ब्रैडफोर्ड सिडनी को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रखता है। फ्रैंक को पता चलता है कि फार्मेसी में मिली जानकारी असल में सिडनी ने ही दी थी। हैवलॉक आता है और ब्रैडफोर्ड से मिलता है। ब्रैडफोर्ड हैरान रह जाती है जब हैवलॉक और सिडनी उसे घेर लेते हैं। हालांकि उसके पास हैवलॉक के आर्काइव की हार्ड कॉपी है। अचानक कई सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। ये सभी वही शैडो ऑपरेटिव हैं जिन्हें ब्रैडफोर्ड अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अब वे हैवलॉक और सिडनी की तरफ हैं। उन्होंने जानबूझकर ब्रैडफोर्ड को यहां फुसलाकर पासा पलटने के लिए बुलाया है। सिडनी हार्ड कॉपी ले आती है और कहती है कि वह इसे सबके देखने के लिए अपलोड कर देगी। इस बीच फ्रैंक और हच विलो क्रीक से 6 मील दक्षिण में हैं और तेजी से डैम की ओर बढ़ रहे हैं। डैम पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है जब ब्रैडफोर्ड और दूसरे गार्ड शैडो ऑपरेटिव पर गोलियां चलाते हैं। सिडनी कंट्रोल रूम में जाती है। उसे कई मंजिल नीचे हो रहे हंगामे का पता नहीं चलता। ब्रैडफोर्ड किसी तरह हंगामे से बचकर सिडनी को ढूंढने निकल जाता है, जबकि हैवलॉक के साथ गोलीबारी हो रही होती है। लेकिन फ्रैंक हच के साथ आता है और एक जबरदस्त गोलीबारी में पासा पलट देता है। ब्रैडफोर्ड सिडनी को पकड़ लेता है और सब कुछ ऑफलाइन कर देता है, जिससे अपलोड में रुकावट आती है। डैम के ऊपर सिडनी और ब्रैडफोर्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। बदकिस्मती से ब्रैडफोर्ड सिडनी के पेट में कंपास से वार कर देता है, फिर उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। सिडनी डैम के किनारे से कूदने में कामयाब हो जाती है, जिससे वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और सिर्फ एक तार उन्हें मौत से अलग कर रहा होता है। सिडनी ब्रैडफोर्ड को लात मारती है, जिससे वह मर जाती है। सिडनी की पकड़ छूटने ही वाली होती है, लेकिन हैवलॉक आकर उसे आखिरी सेकंड में बचा लेता है। फ्रैंक उनके पास पहुंचता है और देखता है कि सिडनी बुरी तरह घायल है। वे मिलकर उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं। जब सब लोग सिडनी की मदद करने में बिजी होते हैं और सबका ध्यान उस पर होता है, तो वह हैवलॉक को भागने के लिए कहती है। वह वापस फैसिलिटी के अंदर भागता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। क्योंकि लोग मर चुके हैं, वह सही काम करना चाहता है और उसे अरेस्ट करना चाहता है। फ्रैंक के लिए यह ब्लैक एंड व्हाइट का मामला है, लेकिन सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। हैवलॉक बच जाता है और फ्रैंक उसे गोली नहीं मारता। फ्रैंक सिडनी से मिलने जाता है, जिसकी अभी सर्जरी हो रही है। उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और वे यहां ये नहीं कर सकते। मेडिवैक बहुत दूर है और फेयरबैंक्स 90 मिनट दूर है, इसलिए यह आसान सफर नहीं होगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अभी फ्यूल खत्म हो गया है, फ्रैंक स्लेज हस्की कुत्तों को फेयरबैंक्स की ओर सबसे खराब इलाके से ले जाने का फैसला करता है। हालांकि यह अभी भी साफ नहीं है कि वह बचेगी या नहीं। दूसरों ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन फ्रैंक ने सिडनी को जितना हो सके जिंदा रखने का पक्का इरादा कर लिया है। वह बीच रास्ते में शूट को देखता है और अपनी कार से फेयरबैंक्स वापस चला जाता है। सिडनी की तबीयत खराब है और समय कम है। फ्रैंक किसी तरह सिडनी को हॉस्पिटल ले जाता है और यह साफ हो जाता है कि उसके पास आर्काइव की हार्ड कॉपी है। उसे दूसरे पुलिस अफसरों का फोन आता है जो कंफर्म करते हैं कि हैवलॉक की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हुई है। बॉडी इतनी जली हुई है कि डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसके दांत में ठीक वही गैप है जहां हैवलॉक का दांत था। उन्होंने ब्रैडफोर्ड की बॉडी भी पानी से निकाल ली है और उसे एनालिसिस के लिए कोरोनर के पास भेजा जा रहा है। कमांड सेंटर में फ्रैंक टेड से बात करता है कि क्या हुआ था। वह आर्काइव की एक कॉपी देता है जिसमें ब्रैडफोर्ड के सभी क्राइम की डिटेल है। वह इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देने का पक्का इरादा करता है जिस पर वह भरोसा कर सके और जो पूरी जांच करेगा।
इस बीच सिडनी सर्जरी से जागती है और फ्रैंक वहां होता है, जो बताता है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है और हैवलॉक को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी को यकीन है कि वह मर चुका है, लेकिन फ्रैंक को इतना यकीन नहीं है। सिडनी को इस बात का पछतावा है कि उसने क्या किया है और इसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। सिडनी कहती है कि उसके पिता नियमों का पालन करते थे और नेक थे, और उसने जो किया उससे उनकी यादों का अपमान हुआ है। फ्रैंक सिडनी को अपने अनुभव बताता है ताकि वह अपने परिवार को हुए नुकसान की भरपाई कर सके। सिडनी सुनती है और जानती है कि वह इससे बच नहीं पाएगी। फ्रैंक कहता है कि वह उसके फैसले को स्वीकार नहीं करता, लेकिन समझता है। फ्रैंक अपनी पत्नी और बेटे के पास घर लौटता है ताकि वह अपने के नुकसान की भरपाई कर सके। ल्यूक और सारा बात कर रहे हैं और उन्होंने तय किया है कि उन्हें एक परिवार के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रैंक के सरेंडर करने की जिद के बावजूद वे उसे सबूत मिटाने और उसे अतीत में डालने के लिए मना लेते हैं। वे अनजान बनने का नाटक करने और यह दिखाने को तैयार हैं कि उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। इसलिए फ्रैंक बंदूक लेकर नदी में फेंक देता है। परिवार आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सब कुछ ठीक है, जब तक फ्रैंक को एक कॉल नहीं आता। यह हैवलॉक है। जली हुई कार एक्सीडेंट में मिली बॉडी असल में जूलियन स्टील की थी, जो आखिरी बचा हुआ कैदी था। वह कभी ओक्लाहोमा नहीं पहुंच पाया। हैवलॉक को लोकल लोगों के साथ खोज करते समय बॉडी मिली और उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह बिना किसी शक के निकल सके। फ्रैंक चुप रहने को तैयार है जब तक हैवलॉक दूर रहता है, लेकिन हैवलॉक बताता है कि अलास्का हर चीज का सेंटर है और यह खत्म नहीं हुआ है। हैवलॉक असल में सिडनी को देख रहा है जब उसे ट्रांसफर किया जा रहा है। दोनों तरफ हथियारबंद गार्ड के साथ सिडनी को हथकड़ी लगाकर ट्रक में चढ़ाया जाता है और अकेले में वह मुस्कुराती है, ये जानते हुए कि हैवलॉक उसे बाहर निकाल लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।